अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द गुड लाइफ शो। हम अक्सर ख़वातीन के इश्यूज़ अपने इस चैनल पे डिस्कस करते हैं और ख़वातीन जब मेरी उम्र तक पहुंचती हैं यानी कि पेरीमेनोपॉज़ल या मेनोपॉज़ होती हैं तो एक जुमला इस एज ग्रुप में बहुत बोला जाता है। वो ये है कि मेरे जोड़ों में बहुत दर्द हो रही है। पहले हम अपनी माँ को सुनते थे, तब हम उससे रिलेट नहीं कर पाते थे। अब जब हमें हो रहा है तो हमें पता चल रहा है इसकी कितनी सिग्निफिकेंस है, ये कितनी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है और इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस का तो आप सबको ही पता है कि हड्डियां आपकी कमज़ोर होती हैं विद एज, मेनोपॉज के बाद स्पेशली, और हम ये समझते हैं कि हड्डियों के डॉक्टर के पास जाना है और वो इसका कोई इलाज बता देगा, कैल्शियम लें या ये लें। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि इसके स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स होते हैं जो आपके जॉइंट्स के बारे में जो आपका इलाज करते हैं। दे आर कॉल्ड रूमेटोलॉजिस्ट। तो आज हमने दावत दी है डॉक्टर सायरा अनवर को और उनसे हम ये तमाम मसाइल भी डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले डॉक्टर सायरा, वेलकम टू माय शो। थैंक यू सो मच। ये बताएं कि रूमेटोलॉजी एक्चुअली क्या साइंस है? ओके, रूमेटोलॉजी मेडिसिन की ब्रांच है। बेसिकली हम एज डॉक्टर्स पहले अपने एमबीबीएस के बाद अपनी ट्रेनिंग मेडिसिन में कंप्लीट करते हैं 4 इयर्स की। फिर उसके बाद हम लोग अपनी रूमेटोलॉजी की ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। तो इट इज़ अ सब स्पेशलिटी ऑफ मेडिसिन। ओके। सो जिस तरह मेडिसिन में होता है, जैसे फिजिशियंस हैं, फिजिशियंस आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम सर्जन्स। सो फिजिशियंस ने आपको मेडिसिन देनी है, डायग्नोसिस बनाना है, ट्रीटमेंट एडवाइस करनी है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस का बताना है, या अगर कोई प्रॉब्लम है तो स्पेशलिस्ट के पास भेजना है। स्पेशलिस्ट के पास भेजना है। इसी तरह जब सर्जरी की हम बात करते हैं तो सर्जरी उस वक्त होती है जब हमें कोई चीज़ काट के बाहर निकालनी है या कोई सर्जिकल इंटरवेंशन करना है जो कि मेडिकली मैनेज ना हो रहा हो। इसी तरह रूमेटोलॉजी और ऑर्थोपेडिक दो अलग चीज़ें हैं। रूमेटोलॉजी इज़ द मेडिसिन एंड ऑर्थोपेडिक्स इज़ द सर्जरी। चूँकि ऑर्थोपेडिक्स ही यहाँ पे हमेशा रहे हैं, रूमेटोलॉजी तो कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स ने 2010 से ही रिकग्नाइज़ किया कि इस तरह की कोई स्पेशलिटी या कोई चीज़ भी होती है। तो पाकिस्तान में इन जनरली कोई 100 के करीब तो रूमेटोलॉजिस्ट हैं, केटरिंग फॉर अ पॉपुलेशन ऑफ, आप जानते हैं, एवर एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। सो एक रूमेटोलॉजिस्ट इस लिहाज से जो कहते हैं, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, वो ये है कि 80,000 की पॉपुलेशन को केटर करता है। तो हम लोग 100 लोग ज़्यादा से ज़्यादा 125 हो जाएंगे अभी थोड़े अरसे में। तो वो कहाँ पूरे आ सकते हैं और कैसे जनरल पब्लिक को पता हो सकता है कि ये एग्जिस्ट भी करते हैं। सो बेसिकली रूमेटोलॉजिस्ट जो होते हैं, दे डील विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ इन्फ्लेमेशन दैट आर नॉट ओनली कन्फाइंड टू द जॉइंट्स। ओके। दे आर कन्फाइंड टू अ लॉट ऑफ एंटीबॉडीज़। इसमें ऑटोइम्यून डिजीज़ भी बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, जिस तरह रूमेटॉइड आर्थराइटिस आ जाएगा, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो बैक का इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है, इसमें लूपस आ जाएगी जो कि यंग गर्ल्स में अफेक्ट होता है। इसी तरह हमारी शोगरन्स डिजीज़ होती है जो बहुत कॉमन है। फिर हमारे ये सारे डीजनरेटिव कंडीशंस आ जाती हैं, जैसे ये ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाएगा या बोन मेटाबॉलिक कंडीशंस आ जाएंगी जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। इसमें इवन इन्फ्लेमेशन ऑफ मसल्स आ जाते हैं जिन्हें हम मायोसाइटिस कहते हैं, और एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लड वेसल्स जिसको वेस्कुलाइटिस कहते हैं, जो कि जानलेवा साबित होते हैं। सो इट इज़ अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज़। और इन डिजीज़ का जो है आमतौर पे जो डॉक्टर है वो रूमेटोलॉजिस्ट ही होता है, जो आपको डायग्नोस करके ये सर्टन करता है कि आपको क्या इन्फ्लेमेटरी कंडीशन चल रही है या डिजनरेटिव कंडीशन, और उसको डील कैसे करना है। सो अगर हम बात करें रूमेटोलॉजी की, तो ये प्रीडोमिनेंटली ख्वातीन में होता है। यस, मैं एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे आ रही थी कि ज़्यादातर ये ख्वातीन का मसाइल है। अगर हम लूपस की मिसाल ले लें तो 9 women for 1 man। Oh God. So even rheumatoid भी is more common in females than males। और ये सारी वो डिजीज़ हैं जो कि आपकी जो सबसे एज का वो ब्रैकेट है जो मोस्ट प्रोडक्टिव एज ग्रुप है। अच्छा। यानी कि वो बिफोर मीनोपॉज जो आपकी फर्टिलिटी के टाइम पीरियड्स हैं, उसमें अगर एक माँ जो है सिक हो जाती है, फॉर एग्जांपल लूपस के साथ हो जाती है, शी कैन लूज़ हर किडनी, शी लूजेस हर लाइफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और ये वो औरतें होती हैं जो कि जिनको कोई सोशल सपोर्ट भी नहीं है,
उनके ऊपर प्रेशर है कि उन्होंने बच्चा पैदा करना है, और इधर हम डॉक्टर्स उन्हें कह रहे होते हैं, समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि जस्ट होल्ड फॉर एटलीस्ट 6 months to a year टिल योर डिज़ीज़ गेट्स स्टेबल, बिकॉज हमें पता है कि अब दवाइयाँ मौजूद हैं जो पहले नहीं थी। और थैंकफुली अब पाकिस्तान में भी सारी जो मेजॉरिटी ड्रग ब्रांड्स आ चुके हैं जो हमें चाहिए ट्रीट करने के लिए इन सारी कंडीशंस, जो इंटरनेशनली अवेलेबल जो है। इंटरनेशनली अवेलेबल है। कुछ हैं जो अभी तक नहीं आए, जो आहिस्ता आहिस्ता ड्रग कंपनीज लेकर आ रही हैं, लेकिन मेजॉरिटी, जैसे अगर मैं रिकॉल करूं, जब मैंने स्टार्ट किया था तो सिंपल ड्रग्स जो कि बाहर उस वक्त अवेलेबल थी, जैसे एंटी-TNF बायोलॉजिक्स थे, वो पाकिस्तान में मिलते ही नहीं थे। फिर वो आना शुरू हुए वन आफ्टर दी अदर। अब हमारे पास सारी वैरायटीज़ मोर और लेस आना शुरू हो गई हैं। बहुत सी और जो लेटेस्ट ड्रग्स हैं वो अभी तक नहीं आई है, आई होप कि वो भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज अब स्लोली लाना शुरू कर देंगी। लेकिन आवर ड्रग्स आर एक्सपेंसिव। अगर ये चूँकि क्रॉनिक कंडीशंस हैं, इनकी डिज़ीज़ की मेडिकेशंस भी काफ़ी हद तक लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती है, एटलीस्ट मॉनिटरिंग लाइफ लॉन्ग करनी पड़ती है। एंड जो हमें एक आम लेमैन को तो यही पता है कि इसमें स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं। बिल्कुल, स्टीरॉइड्स जो हैं एक्चुअली उनको कोई ज़रूरत से ज़्यादा ही बैड प्रेस मिल गई है, शायद वो अब्यूज़ भी बहुत हुए हैं, हर चीज़ में शायद स्टीरॉइड्स ही यूज़ होना शुरू हो गए। नो डाउट हम लोग स्टीरॉइड्स यूज़ करते हैं, और उसको जिस डोज पे देना होता है और ट्वीक करना होता है और स्लोली पेशेंट को ऑफ करना होता है, वो हम लोग बेहतर जानते हैं कि किस तरह देनी है। जो स्टीरॉइड्स 1948 में जो जिस बंदे ने डिस्कवर किए थे, बेसिकली उसको नोबेल प्राइज़ मिला था, एंड दे वर लाइफ सेविंग मेडिकेशंस। सो पेशेंट्स आके जब हम कहते हैं, क्योंकि हमारी जो मेडिकेशंस होती हैं दैट स्लो एक्टिंग, दे टेक अबाउट 6 to 8 weeks बिफोर उनका एक्शन स्टार्ट होता है। कभी कभार हमें उस ट्रीटमेंट, उस टाइम पीरियड के लिए स्टीरॉइड्स की ज़रूरत होती है। अगर एक माँ उठ ही नहीं सक रही बिस्तर से, एक आदमी जा ही नहीं सक रहा काम पे, तो घर का निज़ाम कैसे चलेगा? उसको इन्फ्लेमेशन को सेटल डाउन करना, टाइड ऑफ करना, उसलिए ज़रूरी होता है कि हम उस टाइम पीरियड में स्टीरॉइड्स उसको दें। और फिर नॉन स्टीरॉइडल जो ड्रग्स हैं दे टेक ओवर, एंड देन उनकी मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड होती है। बिकॉज अगेन हमारी नॉलेज में ये है कि स्टीरॉइड्स तो एक्चुअली आपकी हड्डियों को और कमज़ोर करते हैं, देते हैं, तभी हम लॉन्ग टर्म नहीं रखते हैं। ओके, सो इट इज़ व्हेन इट्स रिक्वायर्ड व्हेन ओनली। इट इज़ रिक्वायर्ड, एग्जैक्टली। कुछ बॉडी में भी नेचुरल स्टीरॉइड्स प्रोड्यूस होते हैं, सो इट इज़ समथिंग नेचुरली जो कि आपकी कोर्टिसोल जो आपकी बॉडी सेक्रेट करती है। स्टीरॉइड्स लॉन्ग टर्म विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी एंटी रोमेटिक ड्रग अगर आप देते रहेंगे, तो फिर तो आप इट्स ओनली गोइंग टू कॉज प्रॉब्लम्स। इट इज़ गोइंग टू मेक योर बोन्स, आपकी जो बोन्स हैं सारी की सारी वो कमज़ोर हो जाएंगी, फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, इट कैन कॉज डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन व्हेन दे आर नीडेड, तो उसका डिसीजन आप डॉक्टर पर ही छोड़ दें तो बेहतर होता है। चले डॉक्टर साहबा, मुझे अभी तक जितनी हमारी गुफ्तगू हुई है, इससे लग रहा है इन्फ्लेमेशन इज़ द मेन कॉज। बिल्कुल। इन्फ्लेमेशन के कॉजेज होते हैं या अगेन इट्स ऑटोइम्यून? अच्छा, ऑटोइम्यून भी थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। ओके। ऑटोइम्यून का मतलब ये होता है कि हमारे जिस्म में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं अगेंस्ट जर्म्स, और जो भी हमारे वो नेचुरली आपके प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, ठीक है। अब उसमें अगर कोई एंटीबॉडी एरनस हो जाती है, वो अपने ही सिस्टम को अटैक करना शुरू कर देती है, तो बॉडी का सिस्टम होता है कि उसको डिलीट कर दे, निकाल दे, ताकि वो डैमेज ना करे। लेकिन अगर वो सिस्टम ही ख़राब हो गया है तो इट्स गोइंग टू अटैक योर ओन सिस्टम, ठीक है। ठीक है। अब हमारी जितनी भी ऑटोइम्यून कंडीशंस हैं, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस फॉर एग्जांपल ले लें, तो इट अटैक्स द लाइनिंग ऑफ द जॉइंट्स, वो एंटीबॉडीज़। तो वो सूज के सारे आपके जोड़ दर्द कर रहे हैं, सूज रहे हैं, अकड़ गए हैं, और उसके बाद वो उनकी कार्टिलेज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो जॉइंट का फंक्शन क्या है? मूवमेंट है। बिल्कुल। अगर मूवमेंट ख़त्म होगी तो जॉइंट काम नहीं करेगा, ठीक है। सो कॉन्सिक्वेंटली वो जो पेशेंट्स हैं उनके हाथ बुरी तरह से अफेक्ट हो जाते हैं, एल्बोज़ बुरी तरह से अफेक्ट हो जाते हैं, नीज़ हो जाते हैं, एंड इवन बिफोर स्टेरॉइड्स ऐसे सारे पेशेंट्स जो होते थे वो व्हील चेयर पे होते थे।
रूमेटॉइड आर्थराइटिस प्रीवियसली मेंट कि आपको एक सेंटेंस मिल गया है कि अब आपके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, दिस इज व्हाट यू This is the crippled life you have to लाइफ lead. यू आर गोइंग टू लीड। लेकिन अब सारी मेडिकेशंस अवेलेबल हैं, हमारे यहाँ कन्वेंशनल डीमार्ट्स हैं, हमारे यहाँ बायोलॉजिक डीमार्ट्स हैं, टारगेटेड सिंथेटिक डीमार्ट्स हमारे पास मौजूद हैं। सो देयर इज़ नो रीज़न To suffer. एब्सोल्युटली नो रीज़न टू सफ़र। ये है कि हाँ आपको मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, आपको ड्रग्स की ज़रूरत है, आप ये ना सोचें कि आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दिस इन्फ्लेमेशन जो बॉडी में फिर रही है सिर्फ जॉइंट्स में नहीं है, इट्स गोइंग टू अफेक्ट योर लंग्स, इट्स गोइंग टू अफेक्ट योर हार्ट, इट कैन अफेक्ट योर आइज़। सो आपके पूरे बॉडी में जब इन्फ्लेमेशन फिर रही है, इट इज़ इक्वल टू, जिस तरह कहते हैं लोग समझ जाते हैं जब हम कहते हैं कि डायबिटीज़ हार्ट को अफेक्ट करती है, इसी तरह रूमेटॉइड भी हार्ट को अफेक्ट कर सकता है। सो और ये जो एज ग्रुप है, इट इज़ द मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम पीरियड, 35-45 की एज ग्रुप। जब एक आदमी है तो उसने जाके रोज़ी कमानी है, कोई अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकता कि वो बिस्तर से उठ क्यों नहीं सक रहा, उसमें क्यों इतनी फटीग है, क्यों नहीं वो चल पा रहा, इट इज़ बिकॉज ही इज़ इन पेन। और जो अगर ख़ातून है तो वो अपने घर को नहीं संभाल पा रही, अगर वो जॉब करती है तो जॉब तो दूर की बात, ख़त्म हो जाती है सारी कहानी। और फिर इन सारी ड्रग्स के साथ जब प्रेगनेंसी होती है तो आपको कुछ मेडिकेशंस हैं जो आप दे सकते हैं, कुछ मेडिकेशंस आप नहीं दे सकते बिकॉज इट विल ट्रांसफ़र टू द बेबी। सो ये वो पूरी साइंस में यू नीड टू बी इन टच विद द रूमेटोलॉजिस्ट एट ऑल टाइम। अब दूसरी अगर मैं डिज़ीज़ की बात करूँ, एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जिसमें किसी ने सुना भी नहीं होगा प्रॉब्लली ना। एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की मज़े की बात यह है कि जो इजिप्शियन मम्मीज़ में भी जो है रेमस द थर्ड को एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, अच्छा, वो उसके स्केलेटन से पता चला? चला दिस इज़ लाइक 3000 ईयर्स पहले की बात है। सो दिस हैज़ बीन ऑलवेज बीन हैपनिंग टू द ह्यूमन। और उसमें क्या होता है डॉक्टर साहब? उसमें बेसिकली जो प्रीडोमिनेंट जॉइंट्स अफेक्ट होते हैं वो आपकी स्पाइन के होते हैं। ओके। बैक, लो बैक पेन, हिप पेन, शोल्डर पेन, नेक पेन। अब चूंकि वो अगेन इन्फ्लेमेशन है तो वो वाला जो एरिया है बोन्स का जहाँ पे जाके लिगामेंट्स या टेंडन्स अटैच हो रहे हैं वो इन्फ्लेम हो रहे हैं, फिर वो फ्यूज़ हो जाएंगे। दैट मीन्स कि वो आपने देखा होगा लोगों को क्रिपल के दे कैन नॉट इवन स्ट्रेट खड़ा नहीं हो सकते क्योंकि वो बिल्कुल ही झुक चुके हैं। हाँ। और वो सारा कुछ प्रिवेंटेबल है। देयर इज़ एब्सोल्युटली नो नीड टू बी इन दैट कंडीशन बिकॉज ऑफ अगर अर्ली डायग्नोसिस हो जाए, अर्ली ट्रीटमेंट हो जाए। एंड दिस इज़ बेसिकली ये आदमियों में ज़्यादा कॉमन है, लड़कों में ज़्यादा कॉमन है, लेस दैन 40 ईयर्स ऑफ एज के लोगों में ज़्यादा कॉमन है। और ये वो लोग हैं जो कि आपने मे बी चलते फिरते भी देखा हो, इनकी नेक मूवमेंट्स पूरी रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, गाड़ी नहीं चला सकते, कोई और मूवमेंट्स नहीं कर सकते, बैक बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट हो चुकी है। सो फॉर नो गुड रीज़न। इन्फ्लेमेशन पे अभी रहते हैं डॉक्टर साहिबा, इसके कॉजेज़ क्या हैं और बेसिकली हाउ कैन वी स्टॉप इन्फ्लेमेशन? यस, ओके। सो इन्फ्लेमेशन एक्चुअली कुछ लोग प्री डिस्पोज्ड होंगे जेनेटिकली, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सारे प्री डिस्पोज्ड लोग डेवलप भी करें। हम हमेशा कहते हैं एक सेकंड हिट होता है इनका, एक वो सेकंड हिट कोई वायरस भी हो सकता है, कोई और स्ट्रेसर भी हो सकता है जो कि आइडेंटिफाइड भी ना हो, एनवायरनमेंट भी हो सकती है। वो इवन फॉर एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस वो स्मोकिंग भी हो सकता है। ओह गॉड। सो वो ट्रिगर्स जो हैं सारे के सारे इन अ पर्सन हु इज़ ऑलरेडी, जिसकी जीन्स इतनी ज़बरदस्त नहीं है, जब सेकंड हिट होता है तो वो चीज़ सामने आ जाती है। सो आपने देखा होगा हर ख़ानदान में डायबिटीज़ नहीं होती, आपने सुना होगा कि हाँ जी इसको डायबिटीज़ होगी, तो पहला यही रिस्पॉन्स आता नहीं मेरे माँ बाप को तो नहीं थी। एग्जैक्टली। ठीक है, लेकिन उनकी पूरी फैमिली में सारे बहन भाइयों को हो रही होगी। या सो इसी तरह रूमेटॉइड आर्थराइटिस या इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस या लूपस, जो भी हमारी इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हैं वो भी फैमिलीज़ में रन करती हैं, उनमें जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी होती है, लेकिन सबको नहीं होती। उनमें से कुछ जिन लोगों में जीन्स हैं उनको एक सेकंड हिट ज़रूर होता है, चाहे वो इन्फेक्शन का हो या स्ट्रेसर्स और हों या इन्वायरमेंट हो, उसको बाहर ले आता है।
और फिर उसके बाद ये होता है कि आपकी इसी तरह एंटीबॉडीज़ डिफरेंट टाइप्स की प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं जो आपके ऑर्गन सिस्टम्स को अफेक्ट करती हैं। तो इन्फ्लेमेशन हम वैसे किसी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते। इन्फ्लेमेशन एक दफ़ा ट्रिगर हो जाए तो आपका जो ओनली चीज़ जो है जिसके ऊपर कोई हमारे पास कोई रिसर्चेस ने शो किया हो कि अगर स्मोकिंग क्विट करें तो इन्फ्लेमेशन रिड्यूस हो जाती है। तो मेरा तो फिर कोई इलाज नहीं है। क्विट मैंने करनी नहीं। स्मोकिंग वैसे भी I know, बहुत सी चीज़ों के I लिए know, अच्छी I know. नहीं है। I'm doing a health show and imagine कि I am a smoker. डॉक्टर साहब किस एज से या क्या सिम्टम्स होते हैं वेयर यू शुड रियलाइज कि यार कोई मसला है? Arthritis can affect a 6-month-old child. Nobody realizes that. हर कोई किसी का ख्याल है कि आर्थराइटिस है ये बुड्ढों की बीमारी है, ऐसे है ज़रूर, लेकिन इट कैन अफेक्ट एनी एज ग्रुप। चाइल्डहुड आर्थराइटिस भी बहुत कॉमन है, हमारी माशाल्लाह पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, एंड बीइंग एडल्ट रूमेटोलॉजिस्ट हम लोगों को देखने पड़ते हैं बच्चे विद आर्थराइटिस, so it can affect any age group. So basically, a 6-month-old child can have arthritis. बट आई एम श्योर इट्स रेयर। इतना भी रेयर नहीं है। अच्छा, आपने अपनी प्रैक्टिस में काफ़ी बच्चों को हम लोग ट्रीट करते हैं, और अनफॉर्चुनेटली बिकॉज नोबडी अंडरस्टैंड्स कि बच्चों को आर्थराइटिस हो सकता है, वो आमतौर पे निगलेक्टेड होते हैं, और वो जब आते हैं तो काफ़ी उनके जॉइंट्स डैमेज हो चुके होते हैं। मेजॉरिटी जिस तरह अभी कुछ अर्से पहले ही मेरे पास एक बच्चा आया था, ही वॉज इन अ व्हील चेयर, ही वॉज अबाउट 12 years ऑफ एज, स्कूल छोड़ा हुआ, बिकॉज उसको जो है हिप में, कॉमनली बॉयज़ में हिप में इस तरह के आर्थराइटिस होते हैं, डायग्नोज्ड रॉन्गली एज हैविंग ट्यूबरकुलस आर्थराइटिस, हालांकि वो क्या होता है डॉक्टर साहब? टीबी होगी आर्थराइटिस। टीबी भी हड्डियों की हो जाती है, ओह। और उसको ट्रीटमेंट भी टीबी की मिली, फिर उन्होंने उसको वॉश भी किया और सब कुछ हुआ। अब उसके दूसरे जॉइंट में होना शुरू हो गई है, तो वो बच्चा बाय चांस ही आ गया पल्मोनोलॉजिस्ट के पास, बिकॉज उसकी टीबी की दवाइयों से इसका लिवर अफेक्ट हो रहा था, तो उन्होंने अपनी दवाइयों की मॉडिफिकेशन के लिए आए। थैंकफुली पल्मोनोलॉजिस्ट ने हमारे पास रेफ़र किया कि आप ज़रा देख लें इस बच्चे को। ही हैड जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस, and within I think 6 months he was able to go to school. Oh my God, it's easily curable. Easily curable. तो माओ को क्या सिम्टम्स का ख्याल रखना? एक सबसे बड़ी बात, बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं, ठीक है? अगर बच्चा जो है लिंक कर रहा है, और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बच्चों को नहीं समझ आती, दे कैन नॉट डिस्क्राइब देयर पेन और देयर स्टिफनेस और उनकी जो भी डिस्कम्फर्ट हो रही होती है। मॉर्निंग टाइम जितनी भी इन्फ्लेमेशंस होती हैं वो ज़्यादातर वर्स होती हैं व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग। आपसे बिस्तर से नहीं निकला जा रहा होता, हिला नहीं जा रहा होता, कोई जॉइंट सोलन हो रहा होता है, बच्चा लिम्प कर रहा होता है, एक्सेसिवली फटीग होती है, फॉर नो रीज़न फीवर होता है जिसके आपने मल्टीपल कोर्सेज कर लिए हैं एंटीबायोटिक्स के, और फिर भी फीवर हो रहा है, तो यू नीड टू सी अ मेडिकल स्पेशलिस्ट, एंड प्रेफरेबली अगर कोई भी जॉइंट सोलन है तो यू नीड टू सी अ रूमेटोलॉजिस्ट। क्योंकि पीडियाट्रिक रूमेटोलॉजिस्ट नहीं है, एक या दो ही हैं पूरे मुल्क में, तो आपको एक एडल्ट रूमेटोलॉजिस्ट के पास ही जाना पड़ेगा जो एटलीस्ट आइडेंटिफाई करके आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देगा। सो हमारे मुल्क में अक्सर ये एक सर्वे के मुताबिक स्टंटेड ग्रोथ्स हैं बच्चों की, भी अंडर नरिश्ड, तो क्या इस वजह से भी बच्चों में ये हड्डियों की प्रॉब्लम्स हैं? देखिए, जो बेसिकली लाइक फिर कैल्शियम और विटामिन डी की ही बात कर लें, आप जिस तरह ग्रो कर रहे हैं अप टिल 30, आपकी कैल्शियम और विटामिन डी जो है बॉडी में डिपॉजिट होती चली जा रही है। सो अगर आपने एडिक्वेट अमाउंट नहीं ली ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड, तो आप वंस यू रीच 30 उसके बाद डिक्लाइन शुरू होना है, जो ग्राफ होता है उसके बाद डिक्लाइन जा रहा है। तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट अगर बुरा हो तो एंडिंग पॉइंट तो बहुत ही बुरा होगा, बिकॉज जब आएगी मीनोपॉज आपको हिट करेगी, जब आपके हार्मोन्स ख़त्म होंगे, वी नो कि वो हड्डियों को भुरभुरा करेंगे। तो अगर आपका रिजर्व ही ज़ीरो हो तो एक आध तो हड्डी फिर क्रैक होने का चांस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो यू रिकमेंड कि आप अपना कैल्शियम इंटेक एंड विटामिन डी, कैल्शियम इंटेक, विटामिन डी, प्रोटीन इंटेक, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक्सरसाइज,
ओके सो एंड अदर ट्रिगर्स जैसे अगर फ़र्ज़ करें ख़वातीन है, कुछ को अर्ली मेनोपॉज़ हो जाता है, कुछ लोगों को लेनी पड़ती है मेडिकेशंस जिससे हार्मोन्स को सप्रेस करना होता है। स्मोकिंग अगेन हड्डियों के लिए बहुत बुरी है। ऑस्टियोपोरोसिस की अगर हमारे सबसे फर्स्ट हमें जो चीज़ निकालनी होती है वो स्मोकिंग निकालनी होती है। अगर आप ड्रिंक करते हैं बहुत ज़्यादा तो ड्रिंकिंग को कंट्रोल करना है। ये सारे वो रिस्क फैक्टर्स हैं जो हड्डियों को कमज़ोर कर सकते हैं। कमज़ोर एक दफ़ा हो गया, आपका ढांचा कमज़ोर है। इफ़ यू हैव वन फ्रैक्चर द चांसेस ऑफ हैविंग अ सेकंड फ्रैक्चर इंक्रीजेस ट्रिमेंडसली। और अगर वो आपकी कमर का खुदा ना खास्ता वर्टिब्रल फ्रैक्चर हो गया है तो आप इमेजिन कर सकते हैं पेन और डिस्कम्फर्ट के अलावा कि कितनी आपकी डिपेंडेंस हो जाएगी लोगों पे और कितने आप लाइक माजूर हो जाएंगे ऐसी चीज़ के पीछे जो कि बड़े अच्छी तरह से कंट्रोल की जा सकती है। डॉक्टर साहब, प्रेगनेंसी में हमें अगेन लेमैन को तो इतना ही पता है कि आपका बच्चा जो है वो आपकी कैल्शियम चूस रहा होता है। है। हाँ, चाइल्ड इज बेसिकली अ सो पैरासाइट ही होता है। एग्जैक्टली, तो उसके बाद भी बड़े इश्यूज खवातीन को आते अगेन हैं। यही जोड़ों के दर्द के होते हैं। हाँ जी। हाउ कैन दैट बी हैंडल्ड एंड व्हाट आर द प्रिकॉशंस अ वुमन नीड्स टू टेक? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये समझना नॉर्मल प्रेगनेंसी अदर देन पेशेंट्स हैविंग ऑटोइम्यून डिजीजेस, एक नॉर्मल अगर प्रेगनेंसी होगी दैट्स गोना टेक अ टोल ऑन योर बॉडी। आपकी जो है सारे रिजर्व्स होंगे डिप्लीट। स्पेशली अगर आप बच्चे को दूध भी पिला रहे हो, लैक्टेटिंग मॉम है, तो बच्चे को जो दूध जा रहा है वो आप ही की बोन्स से निकलेगा। अगर आप नहीं इनफ लोगे तो ऑब्वियसली आपकी बोन्स कमज़ोर तो होएंगी। दूसरी बड़ी बात ये होती है कि जब आप योर बॉडी इज़ प्रिपेयरिंग यू, जब प्रेगनेंसी होती है कि डिलीवरी हो, उसमें लिगामेंट्स आपके सारे रिलैक्स हो रहे होते हैं ताकि बच्चा आपका जो है निकल सके। उस दौरान अगर आपकी प्रॉपर एक्सरसाइजेज़, क्योंकि लोग तो ये कहते हैं ना बिस्तर में जाके बैठ जाओ, बेड रेस्ट है। एक्सरसाइज आई थिंक एज अ नेशन हम लोगों को पसंद नहीं है ज़्यादा। उसमें प्रॉपर एक्सरसाइजेस, प्रॉपर रिहैबिलिटेशन आपकी होनी चाहिए ताकि आप अपने लिगामेंट्स को डैमेज ना कर लो। तो डॉक्टर साहब, जो घर में खवातीन होती है जिन्होंने घर भी संभालना होता है, उन्हें के पहले भी बच्चे होते, वो तो काम करती रहती, वो बेसिकली बेहतर साबित होती हैं एज अपोज टू वो खातून जो बिस्तर पे बैठी रहती हैं। बिकॉज आई रिमेंबर कि मेरी प्रेगनेंसी में आई वाज वर्किंग नॉर्मली। हाँ जी, Yeah. एंड इट शुड बी लाइक दैट। हाँ लेकिन अगर आपकी खुराक, मतलब मैं समझें कि कोई अपनी बच्ची को बड़ा कर रहा है तो उसे क्या ख्याल रखने चाहिए कि वो बड़ी होकर एक हेल्दी माँ भी हो, उसको हड्डियों के मिसाइल भी ना हो। हमारी बच्चियों को सबसे ज़्यादा जहाँ कैल्शियम और विटामिन डी इम्पॉर्टेंट है वहाँ वेट बेरिंग एक्सरसाइजेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। लड़के तो चले जाते हैं बाहर खेल लेते हैं, लड़कियों की एक्सरसाइज पे ज़्यादा तवज्जो नहीं है, हालांकि उनकी बोन्स को शायद ज़्यादा ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल से द ओनली गिफ्ट यू कैन गिव योर डॉटर्स कि उन्हें एक्सरसाइज की आदत डाल दें, उनको ज़रा कम से कम उसकी इम्पोर्टेंस सिखा दें कि व्हाट इज़ एक्सरसाइज, और ख़ुद भी करें। माओ को खुद एक एग्जाम्पल बनना चाहिए। एग्जैक्टली। तो ये तो डॉक्टर साहिबा वो प्रॉब्लम्स हो गई जो एक आम बड़े होते हुए होती हैं। अब आ गया मेनोपॉज। हाँ जी। सारे ये प्रॉब्लम्स अपनी पीक पे पहुंच गए। फॉर एग्जांपल, इट्स बीन 4 years आई एम मेनोपॉज, और रिसेंटली सिंस लास्ट 6-8 months मैं उठती हूँ तो मेरी ये नकल्स अकड़े हुए होते हैं। सो इट इज़ रिलेटेड टू रूमेटोलॉजी। ऑफ कोर्स आपको अभी सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली इस एज ग्रुप में जाके जो चीज़ कॉमन शुरू हो जाती है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है। दैट्स नॉट ऑटोइम्यून। वो ज़्यादा आपका इतना ऑटोइम्यून नहीं है जितना मैकेनिकल स्ट्रेसेस उसके स्टार्टिंग एंड इंस्टिगेटिंग फैक्टर्स हैं। ऑल्दो अब वो कह रहे हैं कि इसमें भी इन्फ्लेमेशन हैज़ अ पार्ट टू प्ले इन इट, लेकिन उसके प्रॉपर मैकेनिज़म्स को अभी भी हम डिसाइफर कर रहे हैं। जो ऑस्टियोआर्थराइटिस इस एज ग्रुप में आना शुरू हो जाता है वो आमतौर पे आपके फिंगर्स को अफेक्ट कर सकता है, ख़ास तौर पे फिंगर्स के
नक्कल्स को कर सकता है, और जो बिल्कुल ही नेल्स के साथ वाले जॉइंट्स या दे डू हर्ट, और मैं सुबह उठती हूँ तो द प्रॉब्लम इज व्हेन आई वेक अप, तब मेरे दर्द होता है, बट लाइक विद इन 5-10 मिनट्स आई एम ओके। ठीक हो जाता है, बिल्कुल। सो और उसमें जहाँ ये अफेक्ट हो सकते हैं वहाँ आपके थम्स और बेस ऑफ थम बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है, बिकॉज थम एज आई सेड के थम एक है, उंगलियां 4 हैं, तो सारे काम अगर आप देखें अपने थम को किसी वजह से आप इमोबिलाइज करें तो कोई काम नहीं हो रहा होता नहीं आपका हो सकता हाथ यार। से। सबसे ज़्यादा ये जॉइंट्स अफेक्ट हो रहे होते हैं, इनके इर्द गिर्द के टेंडन्स जो हैं यूज़ हो रहे होते हैं, उन पर मैकेनिकल स्ट्रेसेस पड़ रहे होते हैं, तो वहाँ के जो जॉइंट की कार्टिलेज है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे दर्द होना शुरू हो जाती है, उसका फंक्शन ख़राब हो जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस ना सिर्फ हैंड्स को कर सकता है, इन पीपल हु आर सर्टन पीपल, सर्टन फैमिलीज़ में ज़्यादा है, औरतों में ज़्यादा है, इनको जेनेटिक, कुछ लोग प्री डिस्पोज्ड होते हैं इसको डेवलप करने में, नॉट एवरीबडी। और ये जो है जिन जॉइंट्स में होता है वो फिंगर के जॉइंट्स हो गए, थम्स हो गए, और लार्ज जॉइंट्स जैसे नीज़ हो जाते हैं, घुटने उठते बैठते अकड़ से जाते हैं ना, आप कहीं बैठ रहे हो ज़्यादा देर तक, शुरू में तो अकड़ते हैं, शुरू में दर्द करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। जो नीज़ हैं ख़ास तौर पे हम लोग चूँकि हमारी सिटिंग बहुत ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा एज अगेन एम्फेसाइज के एक्सरसाइज नहीं होते, तो हमारे क्वाड्रिसेप्स ख़वातीन के ख़ास तौर पे everybody after a certain age, every woman is talking about knee replacement. नी रिप्लेसमेंट। अगर आप प्रॉपर अपनी एक्सरसाइजेस रखो नी की, आपका होता ये है कि क्वाड्रिसेप्स वीक होते हैं, ठीक है, आपके हैमस्ट्रिंग्स जो पीछे के हैं, थाई के मसल्स वो टाइट होते हैं, उधर ही आपका मैकेनिकल इम्बैलेंस शुरू हो गया। फिर आपने कोई ख़ास कोशिश तो करनी नहीं है, और कॉन्स्टेंटली मसल वीकनेस से आपके नीज़ पे मज़ीद स्ट्रेस पड़ रहा है, इन ऑलरेडी नी दैट इज़ प्री डिस्पोज टू विद एज टू गेट डैमेज्ड, उस पर ज़्यादा पड़ रहा है, बिकॉज आप जिस तरह खड़े हैं, जिस तरह के जूते पहने हैं, जिस तरह आपकी वेट है, वो सारी चीज़ें आपका नी को तो कबाड़ा मचा देते हैं। अगर 1 किलो भी ज़्यादा है तो जैसे इमेजिन वो 4 टाइम्स आपके नीज़ पे होगा, अफेक्ट करेगा, क्योंकि आपकी बॉडी नी ने लेके चलना है आपको। सो अगर नीज़ की कार्टिलेज डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है तो आप अगेन आपका इम्बैलेंस हो जाता है वहाँ पे, यानी कि जो आपको जिस तरह आप पैदा हुए हैं, जिस तरह वेट आपके सारे जॉइंट्स पे आ रहा है, उस तरह प्रॉपरली फिर आता नहीं है, और फिर बाकी जॉइंट्स भी अफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। रिहेबिलिटेशन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है। सर पहले तो ये बताएं ना, नकल्स का क्या करूं? अब आई एम योर पेशेंट। अच्छा, नकल्स का मैं आपको अभी तो ये सजेस्ट करूँगी कि इसकी प्रॉपर हैंड की एक्सरसाइजेस आप स्टार्ट करें। विचार आपको एक्सप्लेन मैं कर देती हूँ कि सारी की सारी सिंपल चीज़ें। ओके। आप बेशक बच्चों की जो जिस तरह की गेंद हो जाती है, वो ये जो हवा वाली, ठीक या है, प्ले डो हो जाता है, वो कर सकते हैं। अपनी फिंगर्स की जो है जिस तरह तस्बीह पढ़ते हैं उस तरह की एक्सरसाइज हो जाती है, ठीक है, क्लोजिंग एंड ओपनिंग की हो जाती है आपकी एक्सरसाइज। उससे कम से कम अपनी जॉइंट्स की मोबिलिटी को मेंटेन रखें और इसके इर्द गिर्द के मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखें, ठीक है। अगर बहुत बीच में दर्द करते हैं तो हम ज़रूर थोड़े अरसे के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी दे देते हैं, ताकि वो थोड़ी सी इन्फ्लेमेशन आपकी वो कंट्रोल में आ जाए, पेन रिलीफ हो जाए। लेकिन आप सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हैंड का फंक्शन बरकरार रखना है, और वो अगर बरकरार रखना है तो एक्सरसाइज से ही रखना है। ओके, मतलब हम ये इसके ये नहीं कि कोई गोली खाई और ठीक हो गए। अनफॉर्चुनेटली इस आर्थराइटिस पे अभी हमारी इतनी ज़्यादा कोई वो रिसर्च नहीं है। रिसर्च तो है, लेकिन कोई ऐसी कोई गोली निकली नहीं है, गोल्डन पिल नहीं है कोई कि वो उसको हम रिवर्स कर सकें। दूसरे जो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस पे यस बहुत मेडिकेशंस अवेलेबल है, लेकिन इस पे भी अगर हम अपनी एक्सरसाइजेस रखें तो आपकी फंक्शनल कैपेबिलिटी बहुत अच्छी रहती है, बहुत अरसे तक बिल्कुल। जैसे कि मैं आई डू एक्सरसाइज एंड आई डू वेट्स, बिल्कुल, लेकिन आप अपने हैंड के मसल्स की भी प्रॉपर। डॉक्टर साहब ये एक्सरसाइज के दिन में मुझे कितनी देर करनी चाहिए? दिन में आप एटलीस्ट हैंड्स की स्टार्ट तो 5-10 मिनट से करें, और फिर जैसे जैसे विद टाइम आपकी अपने ऊपर डिपेंड करेगा, उसको स्लोली इंक्रीज़ करना शुरू करें। जो स्टार्ट हम करते हैं स्ट्रेचेस से, फिर आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेंथनिंग से शुरू करना शुरू कर देते हैं, ताकि आपके मसल्स स्ट्रॉन्ग रहें। ओके, एंड अगेन
आपकी नी अगर इशू आ गया है तो इशू आ वो गया तो है, फिर आप डिटीरियोरेट ही करता है ना। नहीं, आप प्रॉपर रिहैबिलिटेशन करें, अच्छा, उसकी भी? उसकी प्रॉपर रिहैबिलिटेशन कराएं। आपके ये याद रखें कि नीज़ के फ्लेक्स मतलब कि जो चीज़ें बेंड करती हैं वो भी हैं, स्ट्रेटन करती हैं वो भी हैं, अंदर की तरफ जो जाते हैं या बाहर की तरफ आते हैं, ऑल 4 मसल ग्रुप्स हैव टू बी स्ट्रेंथन्ड एट इक्वल स्ट्रेंथ। और वो जितना आप बेहतर करेंगे आपको और अपना वेट कंट्रोल करेंगे उतना बेहतर होगा। सो नीज़ के लिए तो मोर इम्पॉर्टेंट है कि आपकी रिहैबिलिटेशन प्रॉपर हो। अगर वो होगी, एंड हाउ टू डू दैट? नी की प्रॉपर एक्सरसाइजेस करें। उसमें एज अ सेट कि चारों आपके ग्रुप्स हैं, जो बेंड भी करते हैं, एक्सटेंड भी करते हैं, अंदर भी करते हैं, बाहर भी करते हैं। उन चारों ग्रुप्स की एक्सरसाइजेस आपको पहले तो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेचिंग एंड देन वंस यू आर यूज्ड टू दैट स्ट्रेंथनिंग पे आना शुरू कर दें, ताकि आपके वो सारे मसल ग्रुप्स स्ट्रॉन्ग हों। Okay. आप देखेंगे कि उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेडिकेशन की। जितनी भी मेडिकेशन फॉर ऑस्टियोआर्थराइटिस हैं वो पेन रिलीफ के लिए हैं, दे आर नॉट फॉर, वो जॉइंट को अंदर से कुछ नहीं कर रही। जैसे कि इंटरनेट पे अब आपको हर किस्म का मवाद मिल जाता है, सो आपने सर्च ये करना है हाउ टू स्ट्रेंथन योर नीज। नीज, हाँ जी, Okay. क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। व्हाट? क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग Okay. एक्सरसाइजेस। Okay. और इवन अगर आप जाते हैं सिंपल जिम में जाते हैं, उसमें जो मशीनें होती हैं विदाउट वेट्स, इनिशियली वेट अगर आप निकाल दें और आप अपनी नीज़ की एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर लें, लेकिन तो सबसे ज़्यादा वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। या फिर साइकिलिंग से बेहतर शायद कोई चीज़ ना हो, क्योंकि साइकिलिंग में आपकी वेट बेयरिंग नहीं हो रही होती, आप सिर्फ और सिर्फ अपने नी के मसल्स को स्ट्रेंथन कर रहे होते हो। सो वो जो स्टेशनरी साइकिल होती है वो हमें बड़ी पसंद आती है कि आप एटलीस्ट इसमें स्टार्ट तो करें और फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना शुरू कर दें, उसकी जो टाइम पीरियड्स और और इंटेंसिटी उसकी इंटेंसिटी भी, ताकि आपके मसल्स स्ट्रॉन्ग रहें। और ये जो कहा जाता है कि आप वो जो व्हाट यू कॉल दैट मशीन जिस पे आप वॉक करते हो, ट्रेडमिल, ये जो मिसकंसेप्शन है या सही बात है कि ट्रेडमिल करने से लोग कहते हैं आपके नीज कमज़ोर होते हैं? ट्रेडमिल में ये है कि आपका जो है फुट का इम्पैक्ट ज़रा ज़्यादा, अगर जॉइंट इन्फ्लेम्ड है तो हम चाहेंगे कि वेट ऑफ करें उस जॉइंट से और उसके इर्द गिर्द के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करें। ऑलराइट, सो जब आप इफ यू आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम, हाँ जी, तो पहले आप उसको ऑफ वेट ऑफ एक्सरसाइज वेट करें, ताकि उससे ये होगा कि आप जब बैठे होते हैं साइकिलिंग मशीन पे तो नीज़ के ऊपर आपका बॉडी का वेट नहीं पड़ रहा होता, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको स्ट्रेंथन कर रहा होता है। या फिर स्विमिंग कर लें। ओके, स्विमिंग इज़ वेरी गुड क्योंकि आपका वेट ऑफ हो जाता है। तो स्विमिंग में भी स्विमिंग एरोबिक्स होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं स्विमिंग में जो आप कर सकते हैं, वो आपके ऑल टुगेदर ही सारे मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। तो डॉक्टर साहब, व्हाई इज इट मोर कॉमन इन वुमेन? आई डोंट नो, किसी को सही The- से नहीं the- पता। the hormones play- ऑस्टियोआर्थराइटिस इज अगेन कॉमन इन वीमेन, मे बी इट्स हार्मोन्स गॉट टू प्ले। जो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस हैं वो डेफिनेटली हार्मोन्स, क्योंकि वो एज पे जो चाइल्ड बेयरिंग एज में ज़्यादा देखे जाते हैं। और हमने ये भी देखा है कि जिनको एस्ट्रोजन्स हम किसी वजह से दे रहे हों, जैसे लूपस के पेशेंट्स को, उनको अगर फर्टिलिटी की मेडिकेशंस मिल रही हों या एस्ट्रोजन्स मिल रहे हों या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ले रही हों, वो उनकी डिजीज़ एकदम से फ्लेयर अप हो जाती है और वो प्रॉब्लम। एस्ट्रोजन कैन वर्क अगेंस्ट इट एज वेल? इट कैन ट्रिगर। ओह, जो हमारे लूपस के पेशेंट्स होते हैं या एंटीफॉस्फोलिपिड्स में वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि इनको एग्जैक्टली क्या मेडिकेशंस मिल रही हैं। इनको जब हम इवन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की बात करते हैं तो हम उन्हें लो एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स कहते हैं कि आप इस्तेमाल करो। ऑलराइट, सो वही बात है ना कि कुछ पता नहीं, इंसान को लगता है कि कौन सी चीज़ उस पे क्या इफेक्ट कर रही है। बिल्कुल, वो डिफरेंट मैकेनिज्म, इन्फ्लेमेशन का मैकेनिज्म फिर डिफरेंट आना शुरू हो जाता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस तो होना ही होना है ना? ऑस्टियोपोरोसिस लाइक आपकी एज ए सेट 30 तक आपकी बोन
इंक्रीज़ हो रही है, सारा का सारा जितना भी आप फ़र्ज़ करें ले रहे हैं उस वक्त तक इंक्रीज़ हो रहा है, उसके बाद डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है और एकदम वो डिक्लाइन ज़्यादा हो जाता है जब मेनोपॉज मेनोपॉज होता है, एंड वो देन यू आर 2-3 साल। यूजिंग ऑल योर कैल्शियम फ्रॉम योर बोन्स। हाँ, तो वो 2-3 साल ज़्यादा आपके थोड़े से सख्त होते हैं, उसमें आपको ज़्यादा एहतियात करना चाहिए। एहतियात है इसकी, एक्सरसाइज करो, राइट, स्मोकिंग छोड़ दो और अपनी कैल्शियम कैल्शियम में तो डॉक्टर साहब दूध इज़ बेटर, जो भी नेचुरल चीज़ें दे आर ऑलवेज बेटर देन। पर बहुत सारे लोगों को जैसे मुझे दही तो ले सकते हैं ना। ओके, सो कैल्शियम है उसमें, बादामों में भी कैल्शियम। और सप्लीमेंटेशन उन लोगों के लिए, जैसे अगर आप मीनोपॉज पे हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट 1500 मिलीग्राम होगी कैल्शियम की। ओके, सो या तो आप एक गिलास दूध से रफली 250 मिल जाएगी। तो ये तो फिर 6 गिलास पीने पड़ेगा। एक गोली खा लो। तो एक गोली और थोड़ी सा दूध भी पी लें तो अच्छा। और उसके साथ विटामिन के कहते हैं ज़रूर लेना है, वरना वो एब्जॉर्ब नहीं होती। विटामिन के आप लें ज़रूर। विटामिन डी का हम लोगों का ज़्यादा होता है बिकॉज हम लोग एशियंस हैं, हमारे स्किन में मेलानिन ज़्यादा है, हमारी एब्जॉर्प्शन सनलाइट की ज़रा कम है, हमारी पोल्यूशन इतनी है कि मेरा ख्याल है वैसे भी कुछ कम ही हम तक पहुंचती होगी। सो विटामिन डी हम सब लोगों का काफ़ी डेफिशिएंट होता है एज एशियंस। सो आपको विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन रखनी चाहिए। एक तो पहले लेवल चेक कर लें, टेस्ट ज़रूर करा लें। टेस्ट करके। एंड व्हाट इज़ द नॉर्मल लेवल? आपका जो मोस्ट लैब्स होती हैं वो कहती हैं कि 20 से ऊपर आपका ठीक है, मतलब कि सफिशेंट है। 50-40 तक रखें, लेकिन आप उसको साथ वे करते हो, विटामिन डी लेवल को साथ आप देखते हो कि 1-2 और ब्लड टेस्ट होते हैं जस्ट टू नो कि कोई डेफिशिएंसी की कॉज तो नहीं हो रही। सो विटामिन डी प्रॉपर होना चाहिए, कैल्शियम प्रॉपर होना चाहिए। इवन आजकल मैग्नीशियम भी अवेलेबल है, आप बहुत सी कैल्शियम के साथ मैग्नीशियम और ये सारी चीज़ें। अच्छा, मैग्नीशियम से मैंने रिसेंटली आई डिस्कवर्ड कि मेरा स्टमक लूज हो जाता है। हाँ, थोड़ा सा इरिटेट करता है, लेकिन बहुत सी कैल्शियम की फॉर्मुलेशंस ऐसी होती हैं जिसमें मैग्नीशियम ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है, तो वो आप थोड़ी सी मकदार जो आप हजम भी कर सको। अच्छा जी, एक और प्रॉब्लम जो मैंने ख़वातीन में बहुत देखी है, दैट इज शैटिका। हाँ, आपकी जो स्पाइन है, सिर्फ शियाटिका नहीं, इवन जो नेक ये तो सबको ही होता है। हाँ, क्यों होता है वो, कभी हम अगर सोचें, नेक जो है एक बड़ी नाजुक सी चीज़ है। सर 20 पाउंड्स का है, ठीक है। अब आप डे इन एंड डे आउट अगर आप नॉर्मल अपना पोस्चर रखो भी तो 20 पाउंड्स ऑफ स्ट्रेस पड़ रहा है आपकी नेक पे, सुबह दोपहर शाम रात, इन एंड आउट। उसके ऊपर जब आप 1 इंच भी आगे करते हो वो 20 से 40 से 60 होता है। सो अगर आप अपना मोबाइल लेके बैठे हैं तो आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं कि आप अपने नेक के मसल्स को कितना अब्यूज़ और ओवर यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारे मसल्स तो आपके अकड़ेंगे। दूसरा, एज़ हमारी ख़वातीन का स्पेशली हम लोग सारे शाये होके झुक के चलते हैं, ठीक है। हमें तो यही सिखाया गया है थ्रू आउट आवर लाइफ टाइम कि आपने ज़रा ख़वातीन है तो ज़रा संभल के चलें, बिल्कुल झुक के चलें। दैट डजंट डू एनीथिंग फॉर योर पोस्चर। सो पोस्चर, एक तो अगर आप नॉर्मल भी हालात हों तो आपके बोन्स पे स्ट्रेस पड़ना है, लेकिन अगर आप उसको एबनॉर्मल तरह से झुकना शुरू कर दें तो कितना वो बुरा होगा। सो सबसे ज़्यादा कॉमन जो ऑस्टियोआर्थराइटिस, डीजनरेटिव आर्थराइटिस है वो स्पाइन का है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कॉमन भी वो पेन भी वही क्रिएट करता है। फिर आप देखते हैं हाथों में उनको सुइयाँ चुभना शुरू हो जाती हैं, पैरों में भी, हाँ पैरों में भी हो जाती है। हमारे यहाँ आई थिंक BMI का भी हमारा वैल्यूएट होना चाहिए। आई एम श्योर 28 से ऊपर ही होगा मेजॉरिटी पॉपुलेशन का। तो अब आपकी स्पाइन जो है वही तो वेट उठा रही है, तो अगर वो रोज़ एक्सेसिव अमाउंट, तो वहाँ पे वही घिसावट होनी है जो आपके नीज़ में होनी है, और उसके साथ आपकी स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल पीछे है उसके, आपके स्पाइन के साथ, तो वो नर्व्स में इम्पिंज होगा, वो दर्द करेगा, वो शियाटिका कॉज करेगा। और नर्व की पेन इज़ वन ऑफ द वर्स्ट पेन्स टू हैव। या मैं जिनको होता है वो तो तड़पते हैं क्योंकि दैट इज़ वन ऑफ द दैट्स अगेन बैड पोस्चर, ओवरवेट, बैड पोस्चर, लैक ऑफ एक्सरसाइज जो आपकी करेगा ये सारी कुछ, एंड बैड जीन्स। और उसका कोई इलाज भी नहीं है मैंने सुना? कोई ख़ास नहीं।
जस्ट पेन किलर्स? नहीं, पेन किलर्स नहीं, सर्जरी आप फिर उसमें अगर तो वो आपकी स्पाइनल कॉर्ड को इतना ज़्यादा इम्पिंज कर रहे हैं कि आपके साइंस एंड सिम्टम्स आ रहे हैं, तो फिर हम न्यूरोसर्जन को रेफ़र करते हैं। सो ऑफ कोर्स फिर वो मेजर सर्जरी आ जाती है। तो ये कंधों की दर्द और गर्दन की दर्द को अवॉइड करने के लिए एक तो पोस्चर, और एक ये बात याद रखें, नेक की एक्सरसाइजेस। आप अगर कोई काम जैसा लैपटॉप पे बैठे हुए हैं या अपना कुछ भी काम कर रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, यू शुड नो कि आपके नॉर्मल क्या, अगर फ़र्ज़ करें 6 घंटे से आपने लैपटॉप पे रहना है एंड यू आर स्टूप्ड इन अ पोजीशन कि वो हो, नेचुरली आफ्टर मैनी ईयर्स होना ही है, इस इनएविटेबल के वो हो। तो आपको लगा है कि सिंस द एडवेंट ऑफ फोन्स, हाँ, तो इसको हम टेक्स्ट नेक कहते हैं, क्योंकि वो बच्चों को देख लें, हम खुद भी इसका शिकार हैं कि हम सारे झुक के देख रहे होते हैं, कोई इस तरह तो नहीं रख के देख रहा। तो क्या इसका तरीका है, कैसे देखें? देखना तो है अब। देखना है, एक तो प्रॉपर पोस्चर तो मेंटेन रखें, एटलीस्ट टू नो कि ये है चीज़ दैट कैन अफेक्ट योर नेक। सो अपना पोस्चर को मेंटेन रखने की कोशिश करें। वर्क अर्गोनॉमिक्स जो होते हैं, पोस्चर क्या आपका होना? पोस्चर आपका न्यूट्रल पोस्चर होगा, जिसमें नेक आपकी इतनी बेंड नहीं होगी। तो यानी कि जैसे स्क्रीन आपकी यहाँ होनी चाहिए, होगी, सामने होती है ये। हाँ, तो ये वाला काम छोड़ दें, ये वाला काम छोड़ दें। और अगर करते भी हैं तो कोई टाइमर लगा दें या कुछ कर दें कि आप आफ्टर अ वाइल यू रिलैक्स, आप अपनी एक्सरसाइज करें, थोड़ा सा उसको, अपने मसल्स को रिलीज़ करें, वरना फिर काफ़ी प्रॉब्लम्स, दर्द तो होती है फिर काफ़ी ज़्यादा। और मेजॉरिटी जो हमारे क्लिनिक्स में भी नेक पेन के साथ लोग आ रहे होते हैं, एंड इट्स रियली, फिर उसके साथ हेडेक्स, और कॉज सेम ही होता है, दैट्स अ बैड पोस्चर। बैड पोस्चर। अब आप खुद सोचें, ये मसल सारे के सारे आपके टाइट हुए हैं, जब आप इस तरह बैठे हो, आप स्टमक पे भी प्रेशर पड़ रहा है, आपका गैस्ट्राइटिस भी हो रहा है, सारी चीज़ें आपकी ख़राब हो रही हैं जस्ट बिकॉज ऑफ पोस्चर। ओह माय गॉड, हमारे अब प्रॉपर पोस्चर है कि आपने बिल्कुल न्यूट्रल रहना है और रिलैक्स रहना है, कंधे पीछे आराम से, जिस तरह हम तो अपनी बच्चियों को यूँ सिखाते भी नहीं है ना, हम तो यही सिखाते हैं। एग्जैक्टली, सो इट हैज टू बी नेशन हम लोग वही जब मैंने किसी पेशेंट को इस तरह कुछ कहा था तो कहते जी सारी उम्र तो सानू यही सिखाया गया सी कि झुक के चलना है, तो तुसी कहंदे हो सीना तान के चलो, लेकिन दैट इज़ द फैक्ट कि अल्लाह मियाँ ने हमें इसी तरह बनाया है, तो वी शुड रिस्पेक्ट कि हमें नेचर ने बनाया कैसे है, तो उसी को हम आगे लेके चलें। अच्छा डॉक्टर साहब, अगेन ये जो हम होता है अक्सर आफ्टर मेनोपॉज के आपको एकदम वो कड़ल सा पै जाता है, हाँ। लाइक अगर आप ब्रा बंद कर रहे हैं आपसे नहीं हो रही है, तो ये क्या होता है? और इसके लिए भी अगेन एक्सरसाइज, मसल क्रैम्प्स हो सकते हैं, मसल क्रैम्प्स ड्यू टू एनी रीजन। यूँ करके आप करते हो तो फिर आपका 2 दिन आपको वो चुक सी पड़ी रहती है। हाँ, वो आपके मसल स्पाज़म में गए हुए हैं ना, जो मसल स्पाज़म की बहुत सी रीजंस हैं। इवन आप प्रॉपर अपने हाइड्रेशन रखें, प्रॉपर इनटेक ऑफ कैल्शियम रखें, विटामिन डी रखें, जो है प्रॉपर एक्सरसाइज रखें, तो ये गड़ल वगैरह जो हैं सबसाइड हो जाते हैं। कुछ होते हैं जो आयरन डेफिशिएंसी की वजह से भी हो जाते हैं। बाय एंड लार्ज जो क्रैम्प्स होते हैं वो या तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस से होंगे, विटामिन डेफिशिएंसीज़ की वजह से होंगे, कुछ होंगे जो कि आपके विदाउट एनी रीज़न होना शुरू हो जाते हैं। फिर उसके लिए हम कह देते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा हो तो हम उनको मेडिकेशन दे के ट्रीट करें, जिससे डायबिटिक्स को बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज वो न्यूरोपैथीज डेवलप हो। एंड व्हाट डू यू से अबाउट पीपल हु आर डिप्रेस्ड, उनके क्या मसाइल होते हैं ये मस्कुलर? डिप्रेशन या लैक ऑफ स्लीप जो है आपको ट्रिगर कर सकता है फाइब्रोमाइल्जिया। What is fibromyalgia? Again, yes, I read about it. पर आप प्लीज एक्सप्लेन करें, क्योंकि उसको तो लोग बीमारी भी नहीं कहते ना। हाँ, विच इज़ वेरी सैड, क्योंकि फाइब्रोमाइल्जिया कैन क्रिपल यू। Yeah. So, but science still is unsure ना। नहीं ना, साइंस मान गई है। नहीं मानी हुई, बड़े अरसे से मानी हुई है साइंस। But it's unexplainable pain. Basically, it is there are a lot of mechanisms for pain. ठीक है, जो पेन के आप जो हमारे सेंसर्स होते हैं जो हमारी सारी बॉडी में हैं, रिसेप्टर्स जो हैं जो पेन लेके जा रहे हैं, जो ऊपर ब्रेन के सेंटर्स हैं जो उसको प्रोसेस कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं जो भी स्टिमुलाई जा रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम जो पेरिफेरल जो जगह है वहाँ से लेके ब्रेन के प्रोसेसिंग सेंटर्स में सिंपल अगर टच है वो ब्रेन परसीव कर रहा है पेन,
तो इसमें बंदे को क्या क्या और कसूर है? बेचारे का तो कोई कसूर और नहीं। वो कह रहे हैं मुझे दर्द है, उसे है दर्द। उसको तो पहले तो हम जो बेस्ट वी कैन डू इज़ एक्सेप्ट कि द पेशेंट इज़ इन पेन। एटलीस्ट उसको इतनी तो इज़्ज़त दे दें कि आप कहो कि वी अंडरस्टैंड कि आपको पेन है, और वो जनरलाइज्ड पेन है, लाइक इट्स ऑल ओवर द बॉडी। उनके बाजुओं में भी दर्द हो रही है, उनकी टांगों में भी दर्द हो रही है, उनके सर में भी दर्द हो रही है, पेट में भी दर्द हो रही है, इतनी दर्द हो रही है वो सो भी नहीं पा रहे। Oh वो my उठ God. रहे, उनकी स्लीप और स्टार्ट, अगर स्लीप पैटर्न आपका कॉन्स्टेंटली ख़राब चल रहा हो, 6 से 8 घंटे की आप स्लीप ना ले रहे हो एट नाइट टाइम, क्योंकि आपकी बॉडी ट्यून्ड है टू दीज रिदम्स, तो आपकी फाइब्रोमाइल्जिया ट्रिगर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। स्ट्रेसेस आपके फाइब्रोमाइल्जिया को ट्रिगर कर देते हैं, फिर इनको ब्रेन फॉग शुरू हो जाता है कि लाइक उनकी कंसंट्रेशन, मेमोरी, हर चीज़ अफेक्ट हो रही होती है। सो मैनेजिंग फाइब्रोमाइल्जिया इज़ नॉट ईजी। उसके लिए एक तो आपको हम लोग साइकाइट्रिस्ट के साथ भी, क्योंकि उनको कॉग्निशन, वो CBT जो थेरेपीज़ होती हैं वो भी देते हैं, और फिर हमारी कुछ मेडिकेशंस होती हैं, कुछ हमारे फिजियोथेरेपी, मतलब इट्स Have you treated fibromyalgia patient? Really? बहुत पेशेंट्स देखे हैं, और उनकी लाइक वैक्सिंग एंड वेनिंग रहती है। कभी सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं, लेकिन predominantly for them to understand कि हाँ जी, this is a condition, that they are not imagining pain, they are feeling pain, and to understand that as a doctor it is also very important. And this could be a neurological disorder as well. बहुत जितने भी अभी तक रिसर्च ने शो किया कि उनके वो एरियाज लाइट अप हो जाते हैं जो पेन से रिलेटेड होते हैं। इवन इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स ऐसे मिले हैं जो कि इनमें ज़्यादा पाए जाते हैं। देयर इज़ सो मच गोइंग ऑन, बिकॉज मोस्ट ऑफ वेमेन, ओल्डर वेमेन हम देखते हैं वो हर वक्त बैठते हुए भी कर रही हैं, उठते हुए भी कर रही हैं, तो हम ये कहते हैं फल्ला कितनी हर वक्त किया वो करते फिर जब अपनी एज पहुंचती है तो एहसास हो जाता है। हो रहा है। लेकिन फाइब्रोमाइल्जिया ये है कि हर किसी को नहीं होता, लेकिन बहुत से लोगों को होता है। इट्स अ रेयर कंडीशन। नहीं, रेयर नॉट रियली? ओह माय गॉड। I have seen people coming in wheelchairs with fibromyalgia, so and incapable of carrying out their day-to-day activities. आप थोड़ा सा प्लीज़ बता भी दें, क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है तो हमें ये डिस्कस नहीं सही तरह से। फाइब्रोमाइल्जिया इज़ अ कंडीशन जहाँ पे आपको पेन होती है, लेकिन आपको समझ यू डायग्नोस नहीं होता रीज़न। हाँ, रीज़न ये होता है कि पेशेंट इज़ परसीविंग पेन, ठीक है, आप उसका सारे टेस्ट करा लिए, सारे टेस्ट नॉर्मल है, बिकॉज वो टेस्ट पिक ही नहीं करेंगे उस पेन को। सो वो सारे फिर पेशेंट भी और उसके घर वाले भी, लाइक यू कैन इमेजिन एज अ पेशेंट, आप जा रहे हैं डॉक्टर के पास, जा रहे हैं, डॉक्टर कहता है तुम्हारे तो सारे टेस्ट नॉर्मल है, तुम ठीक हो जाओ, बिकॉज डॉक्टर इसलिए कह रहा है कि ही डजंट नो हाउ टू ट्रीट फाइब्रोमाइल्जिया। इट नीड्स अ प्रॉपर मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, ना सिर्फ रूमेटोलॉजिस्ट, यू हैव टू हैव अ टीम जो कि साइकोलॉजिस्ट भी आपका साथ हो, फिजियोथेरेपिस्ट भी आपका साथ हो, जो कि ये सारे मिलजुल के इस पेशेंट को मैनेज करें। दैट्स सो डिफिकल्ट। इमेजिन हम लोग इतने मजबूर हैं कि वो मतलब पैरासीटामोल नहीं खरीद सकते, वो कहाँ ये इलाज कराएंगे। आई रियली होप कि हमारा स्टेट इस काबिल हो जाए कि सबको इक्वल इलाज तो मुहैया करने में, एक एजुकेशन और एक इलाज का भी मैं ये कहूँगी कि लोग जो हैं कपड़ों पे खर्च कर लेंगे, लॉन के सूट्स खरीद लेंगे, लेकिन अपनी हेल्थ पे नहीं खर्च करते, विच इज़ सो सैड। तो रक्षा पे जाने से पहले आप मुझे एक एजिंग औरत को अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, एज लॉन्ग एज शी लिव्स, हो सकता है कि कल को मुझे कराना भी पड़े नी रिप्लेसमेंट, एक तो मुझे उसके भी आप प्रोज एंड कॉन्स बताइए, और सेकेंडली व्हाट इज इट ओनली एक्सरसाइज दैट कैन चेंज आवर लाइफ? एक्सरसाइज, नॉट ओनली एक्सरसाइज, इट्स द मेन थिंग। आपकी जैसे अगर अपनी एवोल्यूशन ही आप पढ़ें, अपने से, जैसे मैं अपने दादा और अपनी दादी को देखती थी, वो गांव में होते थे, लंबा पैदल चलते थे। अब इतनी इजी लाइफ हो गई है ना, मतलब फूड पैंडा तक तो आ गया, किचन तक भी जाने की जरूरत नहीं रही। दुकान भी जाओ तो गाड़ी अगर दुकान के अंदर घुस सकती होती तो हम घुसवा देते, बिल्कुल। सो लाइक आप
हमारी पॉपुलेशन को अगर देखें, हम लोग बहुत डिप्राइव्ड हैं नॉर्मल एक्सरसाइज के। मेरे दादा दादी दे यूज्ड टू वॉक माइल्स गोइंग, गांव जा रहे हैं, अपने खेतों पे जा रहे हैं, वो सारा कुछ एलिमिनेट हो गया। और नेक्स्ट जनरेशन इज़ गोइंग टू बी इवन वर्स, क्योंकि हमारी जनरेशन तो फिर भी जाके क्रिकेट और फुटबॉल खेल लेती थी, बाहर निकल जाते थे। अब तो सारे के सारे आपके बैठे हुए हैं, PSPs पे बैठे हुए हैं, कंप्यूटर्स पे बैठे हुए हैं, इनका क्या बनेगा? लेकिन यंग जनरेशन में मैं अगेन प्रिविलेज क्लास में बच्चे अब एक्सरसाइज कर रहे हैं। मैंने ज़्यादा इंटरेस्ट देखा है बच्चों का एक्सरसाइज में। होना चाहिए। Yeah, एज अ नेशन ये चीज़ हमें प्रमोट करनी चाहिए कि दिस इट इज शुड बी पार्ट ऑफ योर लाइफ, कंपल्सरी टाइप चीज़ होनी चाहिए। चीज़ होनी चाहिए। इट इज़ नॉट एन ऑप्शन। या सो अगर जितना आप मोबाइल अपनी बॉडी को यूज़ करेंगे उतना आप हैप्पियर भी रहेंगे। जनरल आपके एंडोमॉर्फिन सिक्रीट होते हैं जो आपको डिप्रेशन happy में रखते हैं। करते हैं। अब थोड़ी सी एक्सरसाइज करके देखें, सर 10-15 दैट कैन minutes। चेंज योर लाइफ। और दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि जी डॉक्टर साहब हमने 6 सेशन कर लिए फिजियोथेरेपी के, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो उनको मैं कहती हूँ कि फॉर यू टू गेट दिस पेन तुम्हें 10-20 साल लगे हैं तकलीफ़ को स्टार्ट होते हुए, और उसको अपनी जो पोस्चर बैड मेंटेन रखते हुए, लैक ऑफ एक्सरसाइज करते हुए। इट्स नॉट गोइंग टू गो अवे इन 6 सेशंस और 5 सेशंस। आपने अंडरस्टैंड करना है कि जो एक्सरसाइजेज सिखाई जा रही हैं आपको, दे आर पार्ट ऑफ थेरेपी, दे पार्ट ऑफ योर लाइफ, उसको छोड़ना नहीं। या सो उसको थ्रू आउट, सो बेसिकली हेल्दी लाइफस्टाइल इन्वॉल्व्स एवरीथिंग फ्रॉम फूड। जो खाना खा रहे हैं आप, उसमें किसी भी चीज़ की एक्सेस ना हो। जो आपकी जंक फूड्स तो खैर एलिमिनेट रखें, तो प्रोसेस्ड खाने, प्रोसेस्ड और जंक फूड्स को जितना एलिमिनेट कर सकते हैं, ना ही आए ना ही खाएं, उसकी आदत ना ही बने तो बेहतर है। खाना आपका मुतवाज़न होना चाहिए, जिसमें सब कुछ हो, प्रेफरेबली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज़्यादा हों। यस, फ़िश आपके लिए अच्छी होती है, मतलब आप अपना प्रोटीन का पोर्शन लें, रखें। आप वेजिटेबल्स का भी रखें, Exactly। आप फैट्स का भी रखें, सब चीज़ों का healthy, yeah। रखें। एक हेल्दी डाइट रखें, अपना हेल्दी वेट मेंटेन रखें, हेल्दी स्लीपिंग हैबिट्स रखें। आपने सोना है टाइम पे, उठना है टाइम पे, जिस तरह आपको खुदा ने बनाया है। तो वो अगर आप चीज़ें नेचुरली रखेंगे, ये हो नहीं सकता कि आप हेल्दी ना रहे। चलें, मुझे बस एंड में नी रिप्लेसमेंट का बताएं कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। ओके, सो नी रिप्लेसमेंट आमतौर पे हम उन लोगों को कहते हैं जिन लोगों की जो कार्टिलेज होती है। कार्टिलेज अगर आप समझें, दोनों हड्डियों के दरमियान, जैसे गाड़ी के बम्पर होते हैं, इस तरह की चीज़ है। कुशन है जो कि दोनों हड्डियों को आपस में टकराने से रोक रही है, ठीक है, ताकि उधर मोबिलिटी रहे। वो डैमेज हो गई तो हड्डियाँ आपस में टकराएंगी, उठते बैठते दर्द होगी, सूजन होगी। अगर वो आपकी लाइफस्टाइल को बहुत ही बुरी तरह इम्पैक्ट कर रही हैं कि आपसे अपनी डेली रूटीन की चीज़ें नहीं हो पा रही, आप बाथरूम भी नहीं जा पा रहे, आप नहीं चल सकते, आपको इनहिबिट कर रही है चीज़ें करने की, देन गो फॉर नी रिप्लेसमेंट। लेकिन ये याद रखें कि नी रिप्लेसमेंट भी कोई मैजिकल पिल नहीं है। बिफोर नी रिप्लेसमेंट, अगर आपने 2 सालों से अपने मसल्स हिलाए ही नहीं हैं, तो एक स्मॉल पोर्शन ऑफ मेटल डाल के आप हर चीज़ रिस्टोर नहीं कर सकते। सो गो फॉर रिहैबिलिटेशन बिफोर and after knee replacement, so for it to be successful। so जो आपके जॉइंट तो एक चीज़ है ना, उसके इर्द गिर्द ढेर सारे मसल्स हैं, उनको आपने स्ट्रेंथन करना है बिफोर गोइंग इनटू इट। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है, यू हैव टू रिड्यूस योर वेट, वरना कोई फ़ायदा नहीं होगा, कम फ़ायदा होगा। लेकिन ये है कि नी रिप्लेसमेंट्स अगर सही टाइम पे हों विद प्रॉपर रिहैबिलिटेशन बिफोर एंड आफ्टर, तो आप बहुत सक्सेसफुल ज़िंदगी गुजार सकते हो। दूसरा ये है कि जब जॉइंट की आर्टिकुलर कार्टिलेज डैमेज हो जाती है, तो लोग समझते हैं कि हाँ जी, हमने जी वो एक लुब्रिकेंट जेली डाल दी उसके अंदर, हमने PRP कर दिया, हमने ये इंजेक्शन लगा लिया तो सब कुछ बहाल हो जाएगा। नहीं होता, अनफॉर्चुनेटली नहीं होता। ये अभी तक कोई ऐसी जेली नहीं आई जो आप इंजेक्ट कर दें। जेल वो सिर्फ पेन रिलीफ मैकेनिज्म्स है। अगर उससे आपको पेन रिलीफ मिल जाती है तो ठीक है, आप ज़रूर यूज़ करें, लेकिन ये समझ के यूज़ करें कि ये पेन रिलीफ है। ये ना सोचें कि इट्स लाइक अ मैजिक पिल और उसके बाद आप भागते फिरेंगे, ऐसी बात नहीं है।
दूसरा एक मिसकंसेप्शन है कि लोग समझते हैं अगर नी रिप्लेसमेंट है कि शायद पूरी की पूरा नी निकाल दिया है। नहीं, वो इट्स जस्ट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ मेटल जो दोनों हड्डियों के दरमियान आप डालते हो ताकि उनकी मूवमेंट हो। आप कोई हड्डी काट कूट के बाहर नहीं फेंक रहे। ओके, ये आप जस्ट एडिंग अ लिटिल adding पोर्शन ऑफ of मेटल। metal in it. और मेरी मदर इन लॉ ने कराए हैं एंड शी इज़ वेरी हैप्पी विद दैट। लेकिन अगेन उनको शैटिका की पेन बहुत सताती है, कमर की पीछे से बैक बहुत सताती अब है। वो सारे नए वर्टिब्रास तो नहीं लग सकते Yeah, I ना, know. इसीलिए हम लोग कहते हैं कि वो स्टार्ट होने से पहले ही अपना ख्याल रख लें, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच डॉक्टर सायरा। और व्हाट आई हैव कंक्लूडेड अगेन कि जितनी आप हेल्दी लिविंग रखेंगे उतनी आपकी हड्डियां, आपके जोड़ भी हेल्दी रहेंगे। बिल्कुल। मैं तो आज से अपनी नेक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस पे रिसर्च करूँगी, फिर अपने नी की स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइजेस, और आपने फिंगर्स का मुझे बता दिया है, तो आई गेट बैक टू यू इन अ मंथ कि मुझे क्या फ़र्क पड़ा। थैंक यू ज़रूर, सो मच। ज़रूर।